हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेंज एजुकेशन। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो का सेकंड पार्ट है। सबसे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किस तरीके से की गई। उसके बाद हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसमें कौन लोग थे, किस किस जगह से कितने मेंबर्स थे और किस तरीके से इसका इलेक्शन हुआ। देन उसके बाद इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। कौन सी तारीख को बनती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है नवंबर 1946। याद रखना, नवंबर 1946 में हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए एक असेंबली का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद जब वो असेंबली बन जाती है तो अब वो अपना काम शुरू भी करना भी शुरू कर देगी, क्योंकि उसको तो संविधान बनाना है ना, तो जल्द से जल्द उसको काम करना शुरू करना था। तो अगले ही महीने 9 तारीख को यानी कि दिसंबर 1946 को ही ये अपना काम करना शुरू कर देती है। पहली मीटिंग करती है दिसंबर 1946 को। लेकिन जो मुस्लिम लीग है वो इसको बॉयकॉट करती है, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनका अलग एक नेशन हो पाकिस्तान। तो ये इस असेंबली का हिस्सा नहीं बनते, इसको डायरेक्ट बॉयकॉट कर देते हैं, हम इस असेंबली का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ये असेंबली बैठती है, इसकी पहली बैठक होती है दिसंबर 1946 को और ये लोग बैठते हैं। अब ये इतनी चीज़ें जल्दबाजी में हो रही थी तो इसका अभी एक हेड डिसाइड नहीं हुआ था कि असेंबली तो बैठ गई, असेंबल तो हो गए, हम लोग एक जगह बैठ तो गए, अब हम अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे, हम अपनी अपनी बातें रखेंगे, देन उन पॉइंट्स को हम भारत के संविधान में लिखवाएंगे। लेकिन ये पॉइंट्स हम किसके सामने रखेंगे? एक होता है ना, किसी भी ग्रुप का हेड होता है, मुखिया होता है, तो अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ था। तो एक इनको याद आता है कि भाई हमारी असेंबली का जो एक हेड है वो कौन होगा। तो इनको याद आता है फ्रांस में एक ऐसी रीति रिवाज चलते आ रहे हैं कि उसमें जो भी ग्रुप बनता है, जो भी ग्रुप या फिर किसी भी मैटर पे कुछ लोग डिस्कस करने बैठते हैं तो उसका हेड वो इंसान होता है जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है। याद रखना, उसका हेड वो होता है जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है। तो अब ये देखते हैं कि भाई हमारी असेंबली में सबसे ज़्यादा उम्र दराज इंसान कौन है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनकी सबसे ज़्यादा उम्र थी, तो इनको बना दिया गया उसका असेंबली का प्रेसिडेंट। लेकिन कुछ समय के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट है। अभी हम फ्रेंच की प्रैक्टिस से परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, तो इसको बना दिया गया, इनको बना दिया गया टेम्परेरी प्रेसिडेंट। अब जो ओरिजिनल मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे इलेक्टेड मेंबर थे, वो इलेक्ट होकर बने थे। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी ये तस्वीर है। इनको बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट। लेकिन इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन है? वो भी यही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इससे कंफ्यूज मत होना, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हीं को, और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट हैं। अब जब प्रेसिडेंट अपना काम कर रहा है तो उसके साथ कुछ लोग होंगे ना जो प्रेसिडेंट को असिस्ट करेंगे। आज भी हमारे देश में एक प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, लेकिन उस वक्त 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, एक नहीं 2। आज एक हों लेकिन तब 2 बनाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। पहले का नाम था वीटी कृष्णमाचारी और सेकंड का नाम था एच.सी. मुखर्जी। ये बन गए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट। याद रखना, पहली मीटिंग दिसंबर 9 1946। कितने मेंबर्स थे उस मीटिंग में? 211 मेंबर्स थे उस मीटिंग में। मुस्लिम ने बॉयकॉट कर दिया था। और पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, वीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी। ये था इनका वर्किंग जो शुरू हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 1949 में जाकर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक संविधान को लेकर आती है। खैर बहुत लंबा सफ़र है, फ़िलहाल हम यहीं से आगे का देखते हैं। अगले 4 दिन बाद क्या होता है? अभी 9 दिसंबर की बातें मैं कर रहा था, अब मैं 13 दिसंबर 1946 की बातें करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू
जो हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बाद में जाके, ये लेकर आते हैं एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ रख रखी थी जिससे हमारे देश का संविधान वर्क करेगा, जिस पर हमारे देश का संविधान बना होगा और जिस तरीके से हमारे देश को गवर्न किया जाएगा। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कुछ हम पॉइंट्स, कुछ टारगेट हमारे ऐसे सेट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन लोग बोलते हैं भाई तेरा इस साल का रेजोल्यूशन क्या है, मतलब इस साल के ऐसे क्या टारगेट सेट कर रखे हैं। कोई बोलता है भाई मेरे को इस साल जिम करना है, मुझको अपनी बॉडी बनानी है, कोई कहता है मुझको ये करना है वो करना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली एक ऐसा ही डॉक्यूमेंट था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ऐसे कुछ की पॉइंट्स को लेकर आते हैं जिससे वो ये कह सकते हैं कि हमारा देश गवर्न होगा, हमारे देश के नियम बनेंगे और देश पे इस तरीके से ही काम किया जाएगा। अब उसके कुछ की पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। अगर आप अपनी किताब में देखते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ़ लैंग्वेज में लिखे हैं, तो मैं आपको सिंपली लिख के और थोड़ा सिंपली समझाता हूँ। ठीक है, मेन तो ये है, इसकी अपडेट वगैरह याद कर लेना, देन उसके बाद कौन लेकर आया था वो याद कर लेना। पहला पॉइंट ये कहता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है, अपने दम पर आज़ाद नेशन है, सोवरीन है। मतलब इंडिया में जो होता है वो सिर्फ इंडिया ही करेगा, किसी बाहर के, किसी मुल्क का, किसी कंट्री का अब इंडिया में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो इंडिया का हेड है उसको पब्लिक चूज़ करेगी, पब्लिक बाय इलेक्शन। एक सेकेंड, माइक हट गया, जस्ट फॉर 1 सेकेंड। हाँ, तो इंडिया का जो इलेक्शन होते हैं बाय रिपब्लिक, मतलब पब्लिक के ही वजह से होंगे। पब्लिक अपने हेड को चूज़ करेगी और वो इंडिया के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर उस तरीके से वो राज करेगा। समझ रहे हो? इंडियन टेरिटरीज है शेल हैव यूनियन एंड अमंग दम। अब मैं बेसिकली इसका मतलब बताता हूँ। इंडिया की जितनी भी टेरिटरी हैं, जितनी भी जगह इंडिया के पास है, लैंड एरिया, और कोई ऐसा एरिया जो इंडिया का अभी हिस्सा नहीं है, बाद में जाके इंडिया का हिस्सा बन सकता है। मतलब ऐसे लैंड के बारे में सोच रहा है जो भी इंडिया के पास है ही नहीं। और ऐसे कई सारे नेशन ऐसे, अपना सिक्किम को ही देख लो। उस वक्त सिक्किम इंडिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम ने इंडिया में ज्वाइन होना चाहा तो सिक्किम को इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऐसे ही जगहों के बारे में भी बात कर रखी है जो इंडिया में इन फ्यूचर कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये बोलता है कि ऐसे जगह, ऐसी टेरिटरी जो इंडिया का अभी हिस्सा है और ऐसी टेरिटरी जो इंडिया का बाद में भी हिस्सा होंगी, वो सब मिलके एक यूनियन बनाएंगी, यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाती हैं। ठीक है, ये बोल रखा है इसमें। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके पास एक ताकत है कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री सेट करने का। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को अगर ये चाहे तो 2 हिस्सों में तोड़ सकती थी, अगर ये चाहे तो छोटा कर सकती थी, बड़ा कर सकती। इनके पास पावर है स्टेट की बाउंड्रीज सेट करने का। और ये जो स्टेट्स हैं, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज सेट करेगी। और ये स्टेट जो हैं, जो भी इंडिया का हिस्सा हैं, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। मतलब कि ये एक ऐसी बॉडी हैं जो इनके पास एक लिस्ट है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें कुछ टॉपिक लिख रखे हैं। उन टॉपिक पे ये स्टेट्स अपने लॉ बना सकती हैं, अपने नियम बना सकती हैं। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये अपने टॉपिक्स पर अपनी तरीके से नियम बना सकती हैं, उनको लागू कर सकती हैं। बस वो नियम जो सेंटर में बैठे हैं, जो मेन है, जो मेन सेंटर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, और जो ये स्टेट्स हैं जिसमें सीएम हो गए, ये सीएम ऐसे नियम बना सकते हैं जो इनके टॉपिक पर हो। लेकिन ये नियम जो हैं ये स्टेट यानी पीएम के नियम से कोलैप्स नहीं करें, टकराव नहीं करें। समझ रहे हो? इस तरीके से ये अपने नियम तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। मतलब पब्लिक जो है वही सब कुछ है। पूरी सरकार और उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, ब्रांचेस हैं, सब कुछ पब्लिक की वजह से है। पब्लिक है तो ये सब है, पब्लिक नहीं है तो देन कुछ भी नहीं है। अगली पॉइंट में ये कहता है जस्टिस, सबको न्याय मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलेगा। सोशल मैंने 2 बार लिख दिया। इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, समझ रहे हो? इस सोशल जस्टिस मतलब सबको
ये नहीं कि कोई सोसाइटी में बड़ा रुतबेदार है तो उसको न्याय उसको उसके हक़ में कोई फ़ैसला आएगा, या फिर कोई गरीब है, कोई छोटी जाति का है। खैर छोटी जाति बड़ी जाति कुछ नहीं होती, लेकिन मैं एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ, जो लोगों ने बना रखी हैं चीज़ें। तो जस्टिस हर किसी के लिए इक्वल है। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब किसी को गवर्नमेंट कुछ स्कीम में कुछ पैसे दे रही है तो सबको देगी बराबर। इक्वलिटी, अगर किसी को गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है तो वो बराबर देगी। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे दी, किसी को कम दे दी, किसी को जॉब ज़्यादा निकाल दी, किसी के लिए 100 जॉब हैं, किसी के लिए 10 जॉब हैं। ऐसा नहीं, फ्रीडम, हर किसी को बराबर फ्रीडम है, आज़ादी सबकी बराबर है। उसके बाद जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये अगला पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी कि एससी कास्ट जिनकी टोटल नंबर्स में कम है और कोई बैकवर्ड कास्ट हैं, उनको थोड़े से सेफ गार्ड्स मतलब यानी कि रिजर्वेशन हो गया, उनको कुछ ऐसी स्पेशल पावर मिलेंगी जो उनको, जैसे लोअर कास्ट है, जो ये अपर कास्ट है, तो इनको कुछ ऐसी स्पेशल पावर दी जाएंगी जो इनको एक टाइम पे अपर कास्ट के बराबर रखने की काबिलियत रखती हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन भी हो गया। रिज़र्वेशन है ना हमारे देश में, अब इसके ख़िलाफ़ काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये एक यही सेफ गार्ड है जो माइनॉरिटीज़ को दिया गया है। ये सब चीज़ जो ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पार्ट है। देन इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या था। ये कहता है कि हम इंटरग्रिटी एक मेंटेन करके रखेंगे, जो इंडिया का लैंड है और उसकी सी है। एक अच्छे देश होने के नाते हम उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेंगे और एक देश में एक पीस, शांति का माहौल फैलाएंगे। वेलफेयर करने का माहौल फैलाएंगे, लोग एक दूसरे के लिए अच्छा चाहें, हम कुछ गलत नहीं करेंगे, इस तरीके की जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बातें करता है। अब मैं आगे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये हमारे देश के प्रियम्बल को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे देश का प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही उठाया गया है। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे देश के प्रियम्बल का। प्रियम्बल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जब हम एक किताब ख़रीदते हैं, ये हमारी कोई किताब होती है, तो किताब का एक पहला पन्ना होता है। पहले पन्ने पे हम एक इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में लिखा होता है कि उस देश के अंदर उस किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इस किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें, एक समराइज ऑर्डर में कि किताब क्या कहना चाहती है, किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक पहले पेज पे लिख देते हैं। इसको बोलते हैं हम किताब का इंडेक्स। इसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पहला पेज है उस पे लिखते हैं हम प्रियम्बल। प्रियम्बल में हम वो सब चीज़ें लिखते हैं जो हमारा देश के संविधान में इंक्लूड है, मतलब किस तरीके से हमारा देश चलेगा, हम उसको बोलते हैं प्रियम्बल। अब जो हमारे देश का प्रियम्बल है वो उठाया गया है इसी से, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही थोड़ा सा मॉडिफाइड करके ऐसा स्टेटमेंट बना के हमने प्रियम्बल में लिख दिया है। तो समझ लो प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर सबसे पहले आपको देना है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। देन उसके बाद ये 1946 की बातें ख़त्म हो गई। 1947 आता है जिसमें इंडिपेंडेंट एक्ट आता है। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनी थी कैबिनेट मिशन 1946 की वजह से, लेकिन इंडिपेंडेंट एक्ट आता है 1947 में जो कि पार्टीशन को एक्सेप्ट भी करता है। तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो प्रिंसली स्टेट्स के थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बिल्कुल ही बॉयकॉट कर रखा था, कुछ मेंबर्स जो मुस्लिम लीग के थे वो इसमें ज्वाइन होते हैं असेंबली में, माउंटबेटन प्लान यानी कि पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करने के बाद। अब कुछ इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 का आया, ये कुछ चेंजेस लाता है असेंबली में। जो असेंबली एक साल पहले यानी कि 1946 में बनी है, 1947 का इंडिपेंडेंट एक्ट लाकर उसमें कुछ चेंजेस लाता है। सबसे पहले ये लीगली डिक्लेयर करता है कि असेंबली एकदम फुली सॉवरिन बॉडी है, मतलब ये अपने ही बलबूते पे ही संविधान बनाएगी, कोई भी एक्सटर्नल बॉडी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने दम से, अपने डिस्कस करके, मीटिंग्स करके ये बनाएगी, कोई भी बाहर का इसमें पावर नहीं इन्वॉल्व है। पहला इसका पॉइंट ये है। हालांकि ये तो ये चीज़ पहले से ही कर रही थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये सब चीज़ें पहले से कर रही थी, ये किसी बिना बाहरी इंटरफेयर के अपना संविधान तैयार कर रही थी एक साल पहले से। लेकिन यहाँ से ये बिल्कुल एकदम लीगली डिक्लेयर कर देते हैं। असेंबली के पास पावर्स हैं दो किस्म की, एक तो है
मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। लेकिन जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है 1946 से लेकर 1949 तक, तो एक वर्क भी तो होगा ना उसका कि अब 3 साल तक देश को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, कुछ लॉज भी होंगे, कुछ कानून पास भी करने होंगे, कुछ कानून बनाने भी होंगे, कुछ कानून चलेंगे भी, जिसके दम पे अब 2 3 4 साल जब तक हमारा संविधान नहीं बनता है तब तक काम चलेगा। तो ये दोनों चीज़ें, एक था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, एक था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम, दूसरा काम था कुछ लॉज जो चल रहे हैं देश को नियम के अनुसार चलाने का, लेजिस्लेट करने का। वो दो काम थे अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। असेंबली को हमारे देश की पहली पार्लियामेंट बोला गया। पहली पार्लियामेंट हमारे देश की कौन है? तो इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी, देखो ये दो मीटिंग करती थी, एक में तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी, एक में लेजिस्लेट करेगी, मतलब जो कानून है उनको लागू करने का काम करेगी, समझ रहे हो। तो जब ये एक दोनों मीटिंग्स रखती थी, मतलब एक मीटिंग रख रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूंट बनाने का, एक रख रही है ये कानून लागू करने का, ये एक दिन रख दी, फिर दूसरे दिन ये रख दी, तीसरे दिन ये रख दी, चौथे दिन ऐसे, मतलब अलग अलग मीटिंग से रख रही है ये अलग अलग डेज पर। जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही है ये बॉडी, जब भी ये एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बन रही है, इसको डायरेक्ट करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम कर रही है तब इसको चेयर करेंगे जीवी मालवालंकर। कब तक होएगा ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये सिलसिला चलेगा नवंबर 26, 1949 तक, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम पूरा कर लेती है, जो इसका काम होता है संविधान बनाने का। उस दिन ये संविधान बना के तैयार कर देती है। इस दिन हमारे संविधान पे सब लोगों के सिग्नेचर होते हैं, समझ रहे हो। नवंबर 26, 1949 तक, तो तब तक ये सिलसिला चलेगा। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलेगी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको चेयर करेंगे, और जब ये एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलेगी डॉक्टर जीवी मावलंकर इसको चेयर करेंगे। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के मेंबर, अब जो को पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग अलग हो जाती है और पाकिस्तान में जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है वो मिल जाता है, तो ये कुछ मेंबर्स जो हैं अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से निकल जाते हैं, जो कि पार्ट थे 389 मेंबर्स थे पहले, अब 229 बचते हैं क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए। इंडियन प्रोविंसेस में जितने मेंबर्स थे उसमें 296 में से 229 बचते हैं, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स यानी राज रजवाड़े वाली, वो 93 तय हुई थी, लेकिन अब 70 कर देते हैं हम इनको। ये था इंडिपेंडेंस एक्ट। अब हम ये देखते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ये, इसको ही बाद में जाकर प्रीएम्बल बना दिया। तो मैंने एक प्रीएम्बल का फ़ोटो लगा रखा है यहाँ पे। प्रीएम्बल क्या कहता है? द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड ए कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सॉवरीन, मतलब बाहर की बिना किसी इंटरफेरेंस के, डेमोक्रेटिक मतलब पब्लिक ही यहाँ पर सब कुछ है, पब्लिक वोट करेगी, देन वो अपने लीडर को सेलेक्ट करेगी। रिपब्लिक एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, जस्टिस सबको मिलेगा, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। देखो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये सब वर्ड्स थे। लिबर्टी मिलेगी, थॉट आज़ादी मिलेगी किसी चीज़ को सोचने की, एक्सप्रेस करने की, किसी चीज़ में बिलीव करने की, फेथ करने की, वर्शिप करने की, जो जिसको चाहे वर्शिप कर सकता है। इक्वलिटी मिलेगी सबको, स्टेटस की अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलेंगी, और प्रोमोट करेंगे हर किसी के बीच में इक्वलिटी को, बिल्कुल इक्वली। फ्रेटर्निटी मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सी तारीख की बात हो रही है? नवंबर 1949। ये वीडियो हमारी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्लेलिस्ट की आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। भाई बहुत मेहनत से बनती हैं ये वीडियो। अभी भी मैं देखो पसीने से एकदम लथपथ हो चुका हूँ, क्योंकि मैं पंखा भी नहीं चलाता, एसी भी नहीं लग रहा, देन गर्मी में बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।